क्या भाई प्रेम जी, क्या कह रहे हैं आप? ये लो, ये लो। ठीक है, कुछ तुमने सुधार किया है, कुछ सुधार किया है। अभी और भी बाकी अभी। हाँ, आकाशाचार्य कहाँ से तुम देख के लिखा? हाँ, ठीक है। आकाशाचार्य लिखा इन्होंने आर्यभट्ट को कि आकाशाचार्य थे। हाँ, नहीं नहीं, वो सब अच्छी बात है, आपने ठीक लिखा, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं। आपने लिखा, अगर अगर नहीं लिखना चाहिए था तो मैं उसको कट कर देता, मैंने नहीं कट किया, इसका मतलब ठीक है। कहाँ पर हैं और क्या हो रहा है? हो गया था। उसके बाद आपने गुप्तोत्तर काल के लिए मैंने आपको बताया था कि पूर्व मध्य काल, सामंत काल और एक हेडिंग बनाओ, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल क्या हेडिंग बनाओगे? गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद। हाँ, बहुत सारे शासक हुए थे और उसके लिए अभी हम बहुत शासकों पे चर्चा। अब देखो क्या है, अभी जो हिस्ट्री पूछी जा रही है उसमें सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पूछा रहा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही। पहली बात तो ये, इसलिए हमने नहीं बताया। दूसरी बात, यहां पर बहुत सारे शासक हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त। नहीं तो हम आपको लिखाते समुद्रगुप्त की विजय और ये वो चीज आपको पढ़नी है लूसेंट से। कहां से? हाँ, वो हम अपने ही संरक्षण में पढ़वाएंगे। जितने शासकों के बारे में पढ़ना है वो सब हम अलग एक अप्रोच आपको लेके जाए। अभी हम जो ओरिएंटेशन रख रहे हैं वो ओरिएंटेशन आपके बेस का है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है और इस लंबी चौड़ी हिस्ट्री में से वही चीज हम पढ़ेंगे जो हमें बोलना यहां आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इस शासक के बारे में तुमको लिखना चाहोगे तो समुद्रगुप्त पे लिखवा देंगे, तुमको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पे लिखवा देंगे। जहां से प्रश्न आना है, जैसे एक प्रश्न आता है, जैसे आपका प्री में एक भी मेंस का प्रश्न बताओ जो शासकों पे आया, बताओ। नहीं। प्रश्न कैसे आएगा कि समुद्रगुप्त किसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसे दिखाया गया? समुद्रगुप्त के सिक्के पर। किसके सिक्के पर लक्ष्मी दौहित्र लिखा गया? समुद्रगुप्त के सिक्के पर। किसके लिए प्रयाग प्रशस्ति है? समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को, दक्षिणावर्त के राजाओं को, सबको पराजित किया, है ना? ये सारी चीजें हैं और इसके लिए एक अलग तरीके का अप्रोच हम लोग रखेंगे, उसको आप रटेंगे, वो मैं बताऊंगा तरीका, उसको वैसे रट लेंगे। वो आपको यहां से मटेरियल मिल जाएगा, रट भी लेना, ज़्यादा उस पर समस्या की बात नहीं है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हम बहुत, हमारे हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका यही है, हम फैक्ट कम से कम बताते हैं। और हिस्ट्री को आज लोगों ने जो बर्बाद किया, वो हिस्ट्री में फैक्ट बता बता के ही बर्बाद किया। आज हिस्ट्री की जो स्थिति है, कोई हिस्ट्री पढ़ने, एक लड़का आया कल का कि सर हिस्ट्री हम नहीं पढ़ना चाहते। हम कहे क्यों? कहा सर इतनी घटना होती है, क्या एक ही चीज उस पर आ जाता है, फिर उस पर आ जाता है, कुछ समझ में। हम कहे बेटा कुछ नहीं है इतिहास। अब जब कोई ये कहता है कुछ नहीं इतिहास, तो वो फिर उसके बाद दूसरा विकल्प भी बताता है इतिहास क्या है। तो हम इतिहास बताते हैं, इतिहास कंटिन्यूटी एंड चेंज, बस।
आपने ये देखा महत्वपूर्ण शासकों के बारे में आपने लिखा कि वहां का प्रशासन कैसा था, और आमतौर की जो सामान्य पुस्तकें उस पर लिखा रहता है ये शासक हुआ ये हुआ। हम कैरी नहीं कर पाते एग्जाम में। हम एग्जाम में कैरी करके लेकर जाना है कि मौर्यों के प्रशासन से गुप्तों के प्रशासन में क्या अंतर हुआ, ये टीचर का काम है। हम वही चीज बताएंगे जो वास्तव में जरूरी है, जो पुस्तक में नहीं है या पुस्तक में है लेकिन अलग तरीके से। हम वो चीज बिल्कुल नहीं बताएंगे जो हूबहू पुस्तक में लिखी हुई है, वो तो तुम ऐसे भी पढ़ लोगे। बोलो है कि नहीं? अगर हम उसको बताएंगे तो ये चीज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास हिस्ट्री को बताने के लिए। तो हम जो हमने आपको बताया है, सबके पास एक लुसेंट होनी चाहिए। हाँ, वही ब्लू वाले। हाँ, वही ब्लू वाली लुसेंट लेके उसी में लगा के मार्क तैयार करके किसने किया है, पूरा शासकों का सीक्वेंस दिया है। याद मत रखना सब सीक्वेंस, पागल हो जाओगे हिस्ट्री में। मैं अभी तुमको बता रहा हूं कि तुम ये सोचो सीक्वेंसिंग याद करने बैठ जाए, नहीं। किसके समय में महत्वपूर्ण, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम, बस उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए बस। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, दो चीज करना है, ठीक है। चलिए एक हेडिंग बनाइए, गुप्तोत्तर काल। 550 ईस्वी से 750 ईस्वी। ये समय भारत में बड़ा ही विखंडन का समय है। कैसा समय है? विखंडन का समय है। कोई बचा नहीं, समस्याओं का समय है, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। गुप्त जैसे महान शासकों का पतन हो रहा है। स्कंद गुप्त लड़ता 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 संभाल नहीं पाया। हूण, बड़े खतरनाक आक्रमणकारी हैं, हूण भारत में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं कि हूण अंदर घुस आए हैं, और हूणों को रोकने का प्रयास गुप्त आखिरी समय तक करते हैं। लेकिन जब एकजुटता नहीं होती है, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं बचता है, लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, तो ऐसे देश में विदेशी लोग दाखिल ही होते हैं। भारत का इतिहास भी कहीं ना कहीं इस बात को आपके सामने रखता है कि आपने जब जब अपने भीतर कमजोरियां पैदा किया है, जब जब अपने भीतर समस्याओं को पैदा किया है, हमेशा विदेशी लोग आपके पास आए हैं, और तब तब भारत ने बड़ा नुकसान उठाया है। भारत का जो नुकसान है वो इसलिए है, इस लिहाज से है कि भारत को वो चीज मिली नहीं जो भारत डिजर्व करता था। उसके पीछे का कारण क्या है? भारत के लोगों की मानसिकता। कि हमारी मानसिकता क्या रही है। हम किसी को सहयोग कर कर आगे बढ़ाने वाले में नहीं हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई राजा आगे बढ़ रहा है तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम सब मिलकर उसे मार दें, हम सब मिलकर उसे समाप्त कर दें। थोड़ा दो लाइन लिखो इसमें। गुप्तों के पतन के बाद, गुप्तों के पतन के बाद बड़ी संख्या में गुप्तों के पतन के बाद बड़ी संख्या में छोटे छोटे राज्य भारत में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे राज्य भारत में दिखाई देते हैं। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उत्तर भारत। छोटे छोटे राज्य भारत में दिखाई देते हैं। उत्तर भारत, बेसिकली बात हो रही है उत्तर भारत की। इस समय कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी इस समय
कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो सभी को, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो सभी को एक सूत्र में जोड़ सके। जोड़ सके। इन्हीं छोटे राज्यों में से, इन्हीं छोटे राज्यों में से थानेश्वर का वर्धन वंश भी था। इन्हीं छोटे राज्यों में से थानेश्वर, थानेश्वर का वर्धन वंश भी था। और इस वंश का एक जो महत्वपूर्ण शासक था प्रभाकर वर्धन, जिसके दो पुत्र हुए। एक का नाम है राज्यवर्धन और दूसरे का नाम है हर्षवर्धन। थानेश्वर के वर्धन वंश, क्या लिखा है इसमें से? इन्हीं छोटे राज्यों में से एक राज्य था थानेश्वर का वर्धन वंश। पिता है, पिता, यही पिता है। जो वर्धन वंश में अगर आप देखेंगे तो ये शासक था प्रभाकर वर्धन। इसके दो पुत्र हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक बहन है राजश्री। राजश्री। थानेश्वर का वर्धन वंश, थानेश्वर में एक जगह, ये थानेश्वर एक जगह है जो हरियाणा के आसपास के इलाके और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का इलाका लेके एक स्थान है। ठीक है, तो थानेश्वर का वर्धन वंश, उस स्थान पर एक वंश उभरा। ये भी छोटे राज्यों में से ही था। कोई भी वंश उभरता है और वो अपने शासकों की वजह से जाना जाता है। जैसे कोई परिवार है, हर परिवार में कोई सपूत पैदा हो जाता है, कोई सुपुत्री पैदा हो जाती है और कोई कपूत पैदा हो जाता है। कहते हैं कि पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कुपूत तो काधन संचय। अगर जो सुपुत्र है तो आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है, और कुपुत्र वही है तब भी आपने धन संचय किया तो सब लुटा देगा। धन संचय करना जरूरी नहीं है, बेहतर इंसान बनाना जरूरी है। तो यहां हमें इस बात को देखना है कि जो थानेश्वर वंश है, थानेश्वर का जो वर्धन वंश है, उस वर्धन वंश में तीन व्यक्ति आपको दिखते हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। और उत्तर भारत में यही वर्धन वंश बाद में छा जाता है, छोटे छोटे राज्यों में से। अगली लाइन लिखिए, अगला पॉइंट बना के। वर्धन वंश में हर्षवर्धन नाम का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। वर्धन वंश में हर्षवर्धन नाम का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके द्वारा विजय और कूटनीति का इस्तेमाल करके, जिसके द्वारा विजय और कूटनीति का इस्तेमाल करके उत्तर भारत में, जिसके द्वारा विजय और कूटनीति का इस्तेमाल करके उत्तर भारत में एक बड़ा राज्य स्थापित किया गया। एक बड़ा राज्य स्थापित किया गया। इसी के समय में ह्वेनसांग, इसी के समय में ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, चीनी यात्री।
एक बात और लिख लीजिए, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के चालुक्य शासक, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, सेकंड ने हराया था, जिसकी जानकारी हमें रविकीर्ति के, जिसकी जानकारी हमें रविकीर्ति के एहोल लेख से मिलती है। एहोल लेख से मिलती है, जिसकी जानकारी हमें रविकीर्ति नाम का एक व्यक्ति है जिसने एहोल लेख लिखा है। इस एहोल लेख में रविकीर्ति ने यह बताया कि उत्तर भारत का एक बड़ा शासक हर्षवर्धन दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय से बड़े पैमाने पर, बड़े रूप में हार गया। मतलब एक ऐसी हार हुई जहां हर्षवर्धन पूरी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाया, हार गया। इसका मतलब उस समय पुलकेशिन द्वितीय एक बड़ा शासक रहा होगा। पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति बड़ी होगी, ये यहां आपको समझना था। ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन के बारे में और क्या है, इतिहास में स्थान क्या है हर्षवर्धन का, एक बड़ी बात आती है, इतिहास में स्थान क्या है हर्षवर्धन का। इसे धर्म के उद्धारक के रूप में माना जाता है। हर्षवर्धन धर्म का उद्धारक था। कुछ लोग कहते हैं हर्षवर्धन धर्म का उद्धारक था। प्रयाग में जो सम्मेलन होता था हर 5वें वर्ष ये वहां पहुंचता था, और ये जब प्रयाग जाता था तो वहां पर बहुत धार्मिक चर्चाएं, वाद विवाद, जो भी बातचीत होती थी उसमें भागीदारी करता था। इसने हर धर्म को प्रोत्साहन देने का काम किया। यह बौद्ध धर्म से भी प्रभावित था, इसीलिए इसके दरबार में ह्वेनसांग गया भी था। यह बौद्ध धर्म को बेहतर मानता, इसको लगता था कि बौद्ध धर्म में कुछ चीजें बहुत बेहतर हैं। तो यहां आप देखेंगे कि इसने धर्म को बेहतर करने का काम किया, धर्म के उद्धारक के रूप में जाना गया, और अपनी जो भी आय थी उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसको मैंने कल बताया था। इसने अपने आय को 4 हिस्सों में बांट दिया कि एक पहला हिस्सा राजा और मंत्रियों के ऊपर खर्च होगा, दूसरा हिस्सा जो होगा वो विद्वानों पे खर्च होगा, तीसरा हिस्सा जो अधिकारी समूह है, जो सेना है, उस पर खर्च होगा, और चौथा हिस्सा जो है वो धार्मिक कार्यों पर हम खर्च करेंगे। इसका मतलब ये ऐसा शासक है जिसने धर्म को बड़ा गहराई से स्वीकार किया, इसीलिए इसका बड़ा नाम है। इतिहास में इसके स्थान की बात आती है कि क्या इसका इतिहास में स्थान है, तो बिल्कुल है, स्थान है, और एक धर्म के उद्धारक के रूप में तो अच्छा स्थान इसे आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतनी बातें। अगला पॉइंट बनाइए, पूर्व मध्यकाल या सामंत काल। पूर्व मध्यकाल, सामंत काल या राजपूत काल। एक बात समझ लेना कि यहां जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेम क्लियर करना है। हम एक फ्रेम आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि किस फ्रेम में आप हिस्ट्री को लेकर पढ़ रहे हैं। ये फ्रेमिंग होती है। टीचर बोध पैदा करता है आपको कैसे पढ़ना है। जितना यूपीएससी का सिलेबस है उसको अगर 3 साल भी लगातार पढ़ाया जाए तो नहीं खत्म होगा। समझ में आई बात? इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उस पर जाता है शिक्षक, जो अच्छा होगा, जिसको
कुछ लोग होते हैं जिससे बच्चा बोला वैसे ही पढ़ा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम ये जानते हो कि सर ये वाला फैक्ट आया था। अरे नहीं, उससे तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये है कि अपना PYQ तैयार करना और उसकी व्याख्या को भी पढ़ना और व्याख्या से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना और अपनी तैयारी की रणनीति को बहुत ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना है। यहाँ जैसे 10 आदमी अगर आपको बोलना शुरू किया आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, तो वो आपको खा जाएंगे। ये सब यहाँ ये सब बहुत चलता है। पढ़िए, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके पर लेके बैठ जाइए। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि गुप्तोत्तर काल, अब वो बुक रहती तो तुरंत अभी जब क्लास खत्म होती तुरंत उसी पे पढ़ के फैक्ट सेट जो है वहां पे उसको उतार लीजिए, काम खत्म। वो खत्म हो गया टॉपिक, उतना काम हो गया। फिर हमने घटना जब उठाए क्वेश्चन लगा दिया, वहीं खत्म हो गया। आप इस अप्रोच पे काम करिए। अगर आपको लक्ष्य दिख रहा है तो, नहीं तो समुंदर है ये। 170 घंटा लोग हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। अरे भैया इतना समय कहां है बच्चे के पास? सब सब्जेक्ट पढ़ना है ना। प्री में क्वेश्चन कितने आने हैं एंशिएंट से? 2 से 3। ये एक अप्रोच मैं डेवलप कर रहा हूं और 2-3 क्वेश्चन के लिए हमारे पास फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि आप स्टेट भी देंगे, ऐसा नहीं स्टेट नहीं देंगे, स्टेट भी देंगे, IAS भी देंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट का एक मिश्रण तैयार हो जाए तो सबके पास वो बुक रहनी चाहिए। अब से आप जब भी आएंगे वो बुक रहेगी, तो मैं जैसे ही बताऊंगा टॉपिक तुरंत वहीं से पढ़ के फिर एक दूसरे से पूछना शुरू कर दो। हाँ, पूछ लो। जो जितना ज्ञानी है वो अपना ज्ञान वही प्रदर्शन कर दे, हो जाए मजा। फिर खड़ा कर दो ब्लैक बोर्ड पे, कहे यार चलो बताओ फटाफट, अपने आप मजा सा आ जाएगा। कुछ दिन में देखो जो तैयारी करेगा वो टिकेगा और जो ऐसे ही केवल भूमिका बनाएगा वो कहेगा भैया बहुत मेहनत पड़ रही है। मैं देखो यही बात करता हूं। मेरे एक विद्यार्थी अभी IAS राजस्थान कैडर में, हमने एक ग्रुप बनाया। आप लोग पूछते हैं ना कि क्या सफलता का सूत्र होता है, मैं बताता हूं आपको सूत्र। पहला सूत्र है जो हमने यहां पे लिखवाया, सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। पहला सूत्र। उसने यहां पे सबसे बड़े ब्रांड में कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वो मेंटोरशिप में मेरे पास आई थी। उसने अब बताया, कहा सर कुछ मजा नहीं आ रहा है। हमने कहा बच्चा हमारी बात मानो तो हम कुछ चीजें सिखा देंगे तुम्हें। कहीं सर बताइए, जो कहेंगे वो पढ़ डालूंगी। और वो डॉक्टर थी, क्या थी? डॉक्टर। 2,82,000 यहां तनख्वाह थी लेडी हार्डिंग में। उनसे कहती थी सर मैं अपनी नौकरी केवल आप पे छोड़ रही हूं। मैंने कहा तुम छोड़ दो, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना। तुम पहले साल दिया, प्री नहीं हुआ, निराश हो गई। उसने कहा सर हुआ नहीं, पहली बार एग्जाम में फेल कर गई सर कोई। तब मुझे ये पता चला कि वो पढ़ने में कितनी तेज है। उसने कहा सर मैंने कोई एग्जाम अभी तक दिया है, फेल नहीं किया। तो मैंने पूछा CPMT में कितनी रैंक थी, तो मुझे लगा कि कई हजार में रही होगी। उसने कहा कि सर मेरे CPMT में 72 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। 72 रैंक का मतलब समझते हो? गवर्नमेंट के कॉलेज से MBBS करके आई थी। फिर उसको जो है हमने पूरा जखीरा बताया, जो अपना हम जखीरा आमतौर पे तब खोल दें जब हमें कोई पात्र, परशुराम ने पात्र उस समय अपनी हर विद्या बताई कर्ण को, जब कर्ण के अंदर वो पात्रता देखी, नहीं तो नहीं बताते थे। उसको बताया हमने। पहला लेयर घटनाचक्र, लूसेंट, फिर बुक। कोचिंग सब चलने दीजिए, ये सब चलता रहेगा। आप क्या कर रहे हैं महोदय?
आप चाहते हैं स्वर्ग और चाहते हैं छोटे छोटे चप्पुओं से अपनी सफलता नहीं मिलेगी। पहला काम तो यही शुरू उसने किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें सारे लोग इंटरव्यू दे रहे थे, सभी यूपीएससी के इंटरव्यू। हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये मेंटरशिप बहुत पुराना हमारा यहाँ पे, लंबा समय हो गया। जब बच्चा बोलता है तो मैं इसी बात के लिए बोलता हूं कि यार पहले थोड़ा तुम समय दो मुझे, और मैं जब तुम्हें वापस करूंगा समय तो तुम्हें लगेगा कि नहीं वास्तव में हम कुछ सीख रहे हैं यहां पे, यहां से हम अलग क्यों हैं। कहीं कोई जाए, हम जहां जहां हमने बच्चों को पढ़ाया, हमने बच्चों को केवल इतनी बात कही है कि तुम मेहनत करो और सही दिशा में, मेहनत तो सब कर रहे हैं, सही दिशा में करो। ग्रुप बनाया बच्चों का, मनीष, कार्तिक, मंजू जो उस लड़की का नाम है, एक लड़का और था, कैसा हमको भी डाल दीजिए। हम कहे ठीक तुमको भी डाल देते हैं। वो 4 दिन पढ़ा, 5वें दिन फ्रस्ट्रेट हो गया। 5वें दिन वो है अपने आप निराश हो गया, और 5वें दिन निराश होकर जो है उसने कहा कि सर अब मुझे मत भेजिएगा वहां, सर वहां तो जेड स्ट्रीम चल रही है, एकदम ऐसी धारा बह रही है, वहां में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चा कैसी चल रही है। हमने कहा मतलब, कहे सर वहां तो एकदम गंभीर चर्चा चल रही है, पूरा लक्ष्मीकांत पे चर्चा चल रही है। वो इंटरव्यू देने वाले लोग थे, थोड़े दिन तक चर्चा चली छत पर। हम आते थे कॉलेज से तो हम यही पूछते थे आज क्या हुआ दिन भर, तो पहले ये लोग उस लड़की को बड़े हल्के में लेते थे। हमने समझाया कि 10 घंटे की सीटिंग तुम लो, क्या करो 10 घंटे की सीटिंग तुम अपनी ले लो और उसमें पूरा खाका खींच लो। तुम आईएएस बन के जिला अपने अनुसार चलाओगे, किसी के अनुसार नहीं चलाओगे। टीचर के अनुसार तुम कभी जिला नहीं चलाते हो। तुम डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनने के बाद तुम डिस्ट्रिक्ट को कैसे चलाओगे? अपने विवेक से, और विवेक तुम्हारा डेवलप होगा अध्ययन से। कोचिंग जरूर है, लेकिन कोचिंग से सब नहीं होता। और वो काम उसने किया, और ये 6 महीने लगातार कंटिन्यूटी के साथ। सारी किताब खत्म हो गई, सब एनसीईआरटी खत्म हो गई, कई बार उसका रिवीजन हो गया, नोट्स बन गए, फुट नोट्स बन गए छोटे छोटे। उसकी किताब थी मेरे पास, बाद में उसने अपनी किताब कहा सर मुझको दे, छोटे भाई को देना है। हमने कहा क्यों? कहे सर वही तो बाइबल है, उसी से तो मैं निकाली हूं। उस पूरी किताब पर पेज, जो लक्ष्मीकांत, कई किताबें थी मेरे पास, सब पे पेज लगा के क्वेश्चन यहाँ, इसकी फ्रेमिंग यहाँ, कहाँ पर हमको प्रस्तावना डालना है, कहाँ पर हमको मौलिक अधिकार डालने हैं, कब निबंध में क्या डालना है, इसमें क्या डालना है। ये तरीका है, समझ गई। फिर डिस्कशन हुआ छत पे, वो इंटरव्यू वाले भी भाग खड़े हुए, कहे यार हमारी तैयारी में कुछ कमी लग रही है, अभी इसकी तैयारी अच्छी है। कहे सर डिस्कशन अभी कुछ दिन बंद करा दीजिए। हमने कहा ऐसा सब अकेले अकेले पढ़ेंगे? अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चे, ये लोग जानते हैं, आते हैं जो हमसे मिलने, मैं आपको मिलाऊंगा ऐसे बच्चों से जिनकी उंगलियां सूज गई हैं। हमारे साथ कोई ऊल जलूल नहीं चल सकता, हम ऊल जलूल को वैसे भी लेके चलते हैं, जितना प्रेम करते हैं उतना ही डांटते भी हैं। आपके लिए सफलता का मतलब पता नहीं क्या हो सकता है, मेरे लिए यही मतलब है मेहनत, और वो भी सही दिशा में। पेपर आया, कट ऑफ से 60 नंबर ज्यादा, उसकी मार्कशीट है मेरे पास। कितना? मेंस दिया तो रोते हुए, कोई काम कर दी रोते हुए, हम उसको कहते तो रोना शुरू, गंगा जमुना। हम कहे नदी ना बहाओ, बैठ के पढ़ाई करो। मेंस का रिजल्ट आया, फोन आया, सर हो गया है, तो गला बैठ गया था, सर उम्मीद नहीं थी। हमको इंटरव्यू की तैयारी करो,
ये सर होगा नहीं सर। अरे हमने कहा कि पहले से हार मानने की जरूरत। सर पहला इंटरव्यू लोग यहाँ 3-3 इंटरव्यू, वहां पे बाबा लोग खड़े, मैं 2 बार दिया था, मेरा तो हुआ नहीं। अरे सब अपना मुकद्दर लेकर आए, किसका क्या होगा किसका नहीं होगा छोड़ दीजिए। आप क्या, आप अपने लिए लड़ रहे हैं ना। इंटरव्यू रिजल्ट 54 रैंक, ओबीसी में 2nd रैंक ऑल ओवर इंडिया। होम कैडर राजस्थान, सम्मान सब जगह। 2016 में मिला उसे होम कैडर, अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं होम कैडर मिल जाता। लेकिन इसके लिए जो सीरियस प्रयास कितना हुआ, सारी किताब, बहुत बड़े कोचिंग में एडमिशन लेने में पूरी फीस जमा करने के बाद भी एक सही मार्गदर्शक मिलना बहुत जरूरी है इसमें। अभी आपकी क्या निर्भरता है कोचिंग के ऊपर, मरे जा रहे हैं हम, इसीलिए बच्चा असफल है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। तुम्हारा काम सरेगा जब तुम किताब पे उड़ोगे, बैठोगे। इसीलिए हमने एनसीईआरटी फिर बुक पे रखा है मामला। ये भी हमारी सोच का विषय रहा। हम देते थे मैडम, हमने कहा सब बंद करो, एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड बुक पढ़ाई, क्योंकि उसको हमने देखा अप्लाई करके उस पर रिजल्ट आ गया। हम आज तक बहुत बच्चों को बताएं, लेकिन वो रिजल्ट दे दी। तो हमको रिजल्ट से एक बात समझ में आया कि यही मौसम जब बनेगा तो बारिश एक ही बराबर के मौसम पर होती है बारिश। लेयर है तैयारी का। पेपर डेली पढ़ना है, पेपर छोड़ना नहीं कभी, एग्जाम तक पेपर पढ़ना है डेली बेसिस पे, क्योंकि पेपर से हमारा व्यू खुलता है। यूक्रेन की हिम्मत है, रशिया पर उसने भेज दिया ड्रोन हमला, राष्ट्रपति भवन पर, वो भी व्लादिमीर जो पुतिन के घर पर तुम हमला करा रहे हो। शुरू कर दिया पुतिन ने खेल। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला, एकदम जबरदस्त हमला शुरू हो गया है। अब यूक्रेन क्यों कूद रहा था? अमेरिका, पश्चिमी देशों पे, अरे तुम बर्बाद हो जाओगे। जो दूसरों के कहने पर लंका में कूदता है वैसे ही जल जाता है। आपको समझना पड़ेगा। देखो, आप तैयारी करने आए हो, तैयारी में कोई आपको जो सच्चाई से रूबरू करा दे वो सबसे बड़ा गुरु है आपका। और सच्चाई यही है कि अपने किए बिना कोई काम सरेगा नहीं, अपने किए बिना कुछ तुम आगे बढ़ोगे नहीं। जो मेंटोर आपको मिले हैं, मेंटोर को पकड़। अरे सर, पैसा देने पर भी कोई आपको ज्ञान दे दे तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। यहां तो पैसा देने पे कोई नहीं बात कर रहा है किसी से। क्यों राशिद, अनुभव है कि नहीं इस बात का? कोई 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 मतलब ही नहीं है। टीचर ईश्वर बन के बैठा हुआ है। ईश्वर का दर्शन संभव है, टीचर का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए जितनी मैं बातें बताऊंगा वो बातें बहुत एथेंटिक होंगी और उन बातों का बड़ा असर होना चाहिए। आप उसमें से कुछ बातें भी पकड़ ले गए तो आप सफल होके रहेंगे। लिखना मैं सिखा दूंगा, उस पर मेरी मास्टरी है, वो मैं सिखा दूंगा। लेकिन पहले जो अंदर कुछ जाए तुम्हारे। हमारे पास लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि इतना बड़ा हिस्ट्री में 5 सेगमेंट अभी हमें बताना है, हम नहीं बता पाएंगे बहुत। लेकिन हम तुमको वो तरीका जरूर बता देंगे कि तुमको कहां से क्या क्या चीजें कर लेनी है। ठोस हो जाओगे इससे, तुम मजबूत हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ हो गया मेरा। वो मजबूती का तरीका मैं बता दूंगा। क्या हेडिंग बनाया था? पूर्व मध्यकाल। तो 750 से लेकर 1206 तक आप देखते हैं पूर्व मध्यकाल। इसके बारे में थोड़ा लिखिए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुनः एक बार भारत में, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुनः एक बार भारत में छोटे छोटे राज्य हमें दिखाई देते हैं। छोटे छोटे राज्य हमें दिखाई देते हैं। इस समय उत्तर भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। इस समय उत्तर भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो सभी को एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके। जो सभी को एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके। इस समय हमें कई स्वतंत्र राज्य दिखाई देते हैं। इस समय हमें कई स्वतंत्र राज्य दिखाई देते हैं। जिनमें से अधिकांश स्वयं के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिनमें से अधिकांश स्वयं के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार इस समय को राजपूत काल भी कहते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार इस समय को राजपूत काल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस समय जो अधिकतर जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, उन स्वतंत्र राज्यों में अधिकतर जो राज्य थे उनमें जो शासक थे वो राजपूत अपने लिए कहते हैं। अब राजपूत वाला जो मामला है, ये कर्नल टाड नाम के एक व्यक्ति हैं जो अंग्रेज हैं, उन्होंने राजपूतों का, इन्होंने कहा है कि भारत में राजपूतों का एक समय रहा है और राजपूतों के इतिहास पर कर्नल टाड ने खूब लिखा है। समूह यहां पर समझना पड़ेगा कि एक अवधारणा रखी गई कि अग्निकुंड से कुछ लोग निकले और अग्निकुंड से निकलने के कारण कुछ लोगों को राजपुत्र कहा गया कि जो राजपुत्र हैं, जो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और ये जो समय है ये बेसिकली इन्हीं छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का समय है। इनके द्वारा कुछ और नहीं किया गया। इनके द्वारा केवल एक ही काम किया गया, आपस में संघर्ष, क्षेत्रीय आधार पर एक दूसरे का विरोध, सामंती प्रवृत्तियां, भोग विलास की लिप्सा और एक अलग तरह की मानसिकता राजपूतों के अंदर थी। और ये राजपूत जो हैं ये हमें अलग अलग स्थानों पर दिखते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल, परमार, चौहान, सेन, चंदेल, वहीं ब्रैकेट में लिख दो। कुछ राजपूत वंश निम्नलिखित हैं। कुछ राजपूत वंश निम्नलिखित हैं। गुर्जर प्रतिहार, गहड़वाल, पाल, चौहान, चंदेल,
परमार, चालुक्य, सेन आदि। सेन, सेन आपने सुना होगा, सुष्मिता सेन, अमृत सेन के नाम सुना है ना, सेन। हाँ हाँ, सेन क्या है, ये भी एक राजपूतों का वंश था। अब ये राजपूत कौन है, राजपुत्र कौन है? अब यहां पर जो शासन का कार्य राजा के तरफ से करते थे, और जब बाद में सम्राट ही खत्म हो गया, तो जो लोग भी शासन का काम करते थे वो सब राजपुत्र हो गए। अब यहां समझना पड़ेगा कि राजपुत्र की अवधारणा क्यों आई और राजपूतों का उद्भव कैसे हुआ। जो जो राजा के नीचे सामंत बैठे हुए थे, जो शासन का कार्य चलाते थे, बाद में राजा ही खत्म हो गया, तो वो सब इलाके लेकर बैठ गए। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, ऐसा है पंडित जी, एक काम करो। कहें क्या? कहे कि यज्ञ करो, और यज्ञ से जो है हमें निकालो, क्योंकि आप तो सब काम कर सकते हो। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा चढ़ा देंगे, अपने पास तो रियासत आ गई है, अब क्या दिक्कत है। अब वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई कि माउंट आबू की पहाड़ी से, अग्निकुंड से कुछ लोग निकले जो योद्धा थे, जो हथियार ही लेकर बाहर निकल रहे हैं, और ये अलग अलग हिस्सों में फैल गए। इन्होंने अपना अपना राज्य बना लिया। राजा तो यार, तुम राजा घोषित करने से राजा नहीं बनोगे, बात समझो। राजा ब्राह्मण जब तक तुमको नहीं बनाए तब तक तुम राजा नहीं बनोगे। ये राजपूतों का जो उद्भव देखो, इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं बताता हूं, ये ऑप्शनल की चीज है, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूं। राजपूत जो है, जो राजपूतों का उद्भव हुआ, उसमें शासन करने की वैधता सामंतों के पास आएगी कैसे? उनको जनता स्वीकार नहीं करेगी ना। अगर वैधता चाहिए तो पहले तो आपको क्षत्रिय घोषित कराना पड़ेगा खुद को। जैसे शक, कुषाण, यवन आए, उन्होंने कहा, पहले बुलाया पंडित जी को, पुरोहित को, कहा ये तलवार देखते हो चमकती है? कहे हाँ साहब चमकती है। कहे गर्दन भी उतारती है? कहे हाँ। कहे तब? कहे आज से आप वात्र क्षत्रिय हैं। क्या है आज से आप? वात्र क्षत्रिय। आप क्षत्रिय ही हैं साहब। विदेशियों को भी क्षत्रिय घोषित कर दिया। ब्राह्मण बहुत डरते हैं ना गर्दन कटने से। आज भी आप देखिए, यही मामला है, सच मामला। ऐसे ही अब इस समय, अब क्षत्रिय जो मामला वो हट गया। अब मामला राजपूत, जो राज के लिए पुत्र हैं, और जो गुप्तों के समय में जो सामंत थे, और ये अलग अलग हिस्सों में पूरा इनका विस्तार था। अब इनके शासन को वैधता तब मिलेगी जब इनका कोई आध्यात्मिक जो निकास दिखाया जाए। ये राजपुत्र ही हैं जो शासन करेंगे, और जनता इनकी अधीनता में रहेगी, और ये देवता हैं। ब्राह्मण ने क्षत्रियों को समझाया कि हम तुम्हें देवता बना देंगे, लेकिन एक बात है देवता, ध्यान रखना, हम जब आए तो हमारी कुर्सी तुमसे ऊपर लगनी चाहिए, और पैर छूकर ही न्याय करना, और न्याय में सबसे बड़ा न्याय हमारा होगा। बड़ा खतरनाक सिकंजा है भारत का। तो ये जो राजपूतों का उद्भव ही है, ये भी इसी तरह से। बाद में राजपूतों के लिए देखिए क्या है, इनको ब्राह्मण समझा, केवल युद्ध तुम करोगे, शांति से नहीं बैठना है तुमको। खत्म कर दिया सबको, लड़ा भिड़ा के खत्म ही तो किया, और क्या किया? अब बताइए। वात्र क्षत्रिय का मतलब जो ऐसे लोग जो भारत से बाहर से आए थे, वो ओरिजिनल क्षत्रिय नहीं है, वात्र हैं, वो बाहरी लोग हैं। एक उनके लिए एक शब्द जोड़ दिया गया कि जैसे जो ओरिजिनल क्षत्रिय हैं, और ये सब विदेशी वाले ये वात्र हैं, अलग से आए हैं। लेकिन ये क्या है कि ये विदेश से आए लोग हैं, लेकिन ये भी क्षत्रिय ही हैं, विदेशी।
अब चूंकि ये यहां पर शासन कर रहे हैं ना, तो शासनकर्ता का विरोध कभी भी कोई कर नहीं पाया है। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में गद्दी पर आता है तो वहां का जो पोप था कहता है मैं आपको राजमुकुट पहनाऊंगा, और उसने कहा ऐसा है पोप तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई तुम मुझे राजमुकुट पहनाएगा? राजमुकुट मैं खुद से पहनूंगा, मुझे कोई धार्मिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं कि तुम मेरे ऊपर जो है कोई ये वाला एक यज्ञ करो और अलग अलग जो भी तुम्हारा कर्म कांड है वो करो, मैं अपना मुकुट खुद से पहनूंगा। एक उसने वहां स्टेटमेंट बोला, ये मुकुट मैंने तलवार के बल से उठाया, ये मुकुट कीचड़ में गिरा हुआ था, फ्रांस के राजा का मुकुट, तो इसको पहनने का अधिकार केवल मेरा है। यहां समझने की बात यह है कि राजपूतों का जो उद्भव है वो इसलिए यहां पर दिखाया जा रहा है क्योंकि अलग अलग हिस्से में सामंत जो हैं वो खड़े हैं, उनको शासन की वैधता चाहिए और शासन की वैधता उन्हें ब्राह्मण दे सकता है। इसलिए अग्नि कुल वाला सिद्धांत लाया गया कि अग्नि से निकले, ये जलते भी नहीं है, अग्नि वाले लोग हैं। इसी चक्कर में भारत बर्बाद हो गया। अगर सब मिलकर लड़े होते तो कम से कम देश जो है बचता। 100 लोगों की आबादी है जिसमें से 6 लोग जो हैं वो क्षत्रिय हैं या राजपूत हैं, और कहा गया कि तुम 6 लोगों को जिम्मेदारी करनी है 94 लोगों की। 6 लोग हार गए, 94 लोगों को बंदी बना लो, ले चलो कहीं, वो जो गजनी ले जाओ, चाहे जहां ले जाओ, काम खत्म हुआ गया ना। आप बताइए ऐसा है कि नहीं है? दुनिया के इतिहास पढ़ी और भारत का इतिहास पढ़ी, यहां कहा कि छत्री केवल हथियार लेकर चलेगा, वही मारेगा, सब काम खत्म। सब लड़ेंगे तो सब बचेंगे। भारत में हजारों लोग बंदी बनाकर ले गए बाहर। क्यों? क्योंकि हमारी कोई समझ ही नहीं थी, न युद्ध पे, न राजनीति पर, किसी पर। इसके पहले आप देखिए मौर्यों की समझ है, चाणक्य बैठा हुआ है, कहा गया ऐसा नहीं, ये सब भूल गए चाणक्य की नीति यहां तक आते आते, अब भूल उल गए। और उसी समय आप देखेंगे कि राजपूतों के ही समय में सब मामला बिगड़ा है। ये हिंदुस्तान के शासक बनने की क्षमता रखते थे लेकिन बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपस में ही लड़के मर गए। इनका केवल उद्देश्य यही था कि युद्ध लड़ना, अब कुछ और नहीं काम, शाम को मदिरा पीना और सवेरे युद्ध लड़ना। तो बर्बाद हो गई सारी रियासतें। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, कन्नौज के लिए संघर्ष। थोड़ा सा राजपूत लोग जब मैं ये सब बताता हूं तो मुझसे नाराज होते, लेकिन नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज सच्चाई है वो सच्चाई है। खाने पीने में ही गए हैं ये लोग, अपने रियासतें बेच दिए। तो कन्नौज के लिए संघर्ष। कन्नौज क्या है भाई? कन्नौज आज के कानपुर के आसपास का इलाका, बड़ा महत्वपूर्ण इलाका था और उत्तर भारत के राजनीति का एक केंद्र था कन्नौज। कन्नौज पर जो नियंत्रण करेगा वो उत्तर भारत पर वही अधिकार रखेगा। और अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरों में से कानपुर आता है। अभी आप आज भी देखिए तो कानपुर शहर बहुत पुराना शहर है, बहुत ज्यादा वहां पर जो मंडियां थी, बहुत अच्छा विकास डेवलपमेंट था। तो उत्तर भारत पर कंट्रोल करने के लिए इस कन्नौज के इलाके पर नियंत्रण चाहिए था, और इस इलाके पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हुआ। क्योंकि हर्षवर्धन तो नहीं रहा, हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश नहीं रहा, और वर्धन वंश जब नहीं रहा तो उत्तर भारत की संप्रभुता का केंद्र था कन्नौज। क्या था? संप्रभुता का केंद्र था। अगर कोई शक्ति ये कहती है कि हम संप्रभु हैं उत्तर भारत में, तो उसे कन्नौज पर नियंत्रण करना होगा। और इसी
संप्रभुता की लड़ाई जो लड़ी गई, जिसमें 3 शक्तियां आप देखेंगे, एक तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, 3 शक्तियां हैं। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों राज्य हैं जो अलग अलग हिस्सों में हैं। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के शासक हैं। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में इनका नियंत्रण है। इनका उद्देश्य क्या है कि उत्तर भारत की राजनीति को कवर करना, और उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र क्या है? संप्रभुता का कन्नौज। पाल कहां है? बंगाल में। और इनको यह समझ में आ रहा है कि हमें उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र कन्नौज पर नियंत्रण करना है। और ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं, इनके नियंत्रण में ये इलाका है। अब गुर्जर प्रतिहार बार बार ये प्रयास करेंगे कि हमारा इलाका हमारे पास ही रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो कन्नौज है, ये तीनों शक्तियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं भारतीय इतिहास में। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष। कभी कोई जीतता तो कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता तो कभी कोई जीतता। आखिरी में गुर्जर प्रतिहार जीते, लेकिन सब बर्बाद करके जीते। जीतने के बाद भी कुछ भी करने लायक नहीं बचे। इसका उदाहरण है दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटेन युद्ध तो जीत गया, लेकिन इतना रोया युद्ध के बाद, इतना रोया, कहा कि अब कुछ नहीं बचा अपने पास। ब्रिटेन अपने आप को भी नहीं बचा सकने की स्थिति में था। सब पैसा खर्च हो गया। भारत से जितना पैसा लूटा तो वो भी युद्ध में झोंक दिया। भारत का पैसा बहुत ज्यादा इंग्लैंड के पास नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने 2 विश्व युद्ध जो लड़े ना, आप किसी का शोषण करके कुछ नहीं बचा पाएंगे अपने पास बहुत ज्यादा। तो प्रतिष्ठा, यहां आप देखेंगे कि जो विजयी हुआ उसके पास भी कुछ नहीं बचा। और अगर ये तीनों शक्तियां एक होकर, या इसमें से कोई एक शक्ति उभर के सामने आती, तो भारत में आने वाले समय में जब गजनवी आया या मोहम्मद गोरी आया, तो ये लोग रोक पाते। जब तूफान आता है तो तूफान में बढ़िया बाड़बंदी चाहिए। अगर बाड़बंदी नहीं है, पेड़ नहीं लगाए गए, तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये 3 बड़ी शक्तियां भारत की हैं। एक तो जो पूर्वी भारत में बंगाल में बड़ी शक्ति है पालों की। पालों ने बड़ा डेवलपमेंट किया। इसमें धर्मपाल, देवपाल बहुत शासक हुए। कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कराई गई। बौद्ध धर्म को बहुत प्रोत्साहन देने वाले हैं पाल। लेकिन सब कुछ करने के बाद क्यों बर्बाद हो गए? लड़ाई। तो लड़ाई इतिहास में आपको दिखाती है कि अगर आप युद्ध में कूद गए तो बड़े से बड़े सूरमा आप क्यों ना हो, आपको युद्ध जीतने के बाद भी बर्बाद ही करता। युद्ध में जो विजयी है वो भी खून के ही ऊपर बैठा है, और जो हारा है वो तो हार ही गया है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि क्यों खून बहाते हो अंगुली मार से, छोड़ो ये रास्ता। इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी होती है, अभी कल कोई मुझसे कह रहा था कि सर भारत को किसका पक्ष लेना चाहिए, हमके भारत को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। भारत बुद्ध और महावीर का देश, भारत महात्मा गांधी का देश, भारत रविन्द्रनाथ टैगोर का देश। भारत वही लेगा जो सही होगा, और भारत निरपेक्ष रहेगा। इसलिए हमने गुट निरपेक्ष नीति रखी अपने। हम ये बात कह ही नहीं सकते। हमको युद्ध को समाप्त कराना है। हम युद्ध को और उत्साहित करने वाले लोग नहीं हैं कि युद्ध हो रहा है तो और उत्साह बढ़ा दें। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? 1-2 लाइन और लिखो। इसमें कुछ नहीं लिखा है, लिखो। हर्षवर्धन के काल से ही, हर्षवर्धन के काल से ही कन्नौज उत्तर भारत की संप्रभुता का
कन्नौज उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक बना हुआ था, उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक बना हुआ था। राजपूत काल में कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए, राजपूत काल में कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ, बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ। इस पर विजय प्राप्त करना अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया गया। इस पर विजय प्राप्त करना अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप लगभग 200 वर्षों तक, सोचिए 200 साल लड़ी ये तीन शक्तियां। परिणाम स्वरूप लगभग 200 वर्षों तक भारत की तीन बड़ी शक्तियां, परिणाम स्वरूप लगभग 200 वर्षों तक भारत की तीन बड़ी शक्तियां आपस में लड़ती रहीं। और अंत में इस संघर्ष का समापन गुर्जर प्रतिहार की विजय से हुआ। अंत में इस संघर्ष का समापन गुर्जर प्रतिहार वंश के विजय से हुआ। क्या मतलब समझ में आया? जिसमें क्षमता थी वो आपस में ही लड़के मर गए। इसमें ये क्षमता थी कि वो कुछ कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रकूटों में एक से एक शासक, ध्रुव धारावर्ष का नाम काफी था, जहां गया वहां विजय ही विजय हासिल किया। जब दक्षिण भारत के इतिहास जब हम देखते हैं तो उसमें आता ध्रुव धारावर्ष। राष्ट्रकूट बड़े मजबूत शासक हुए दक्षिण भारत में, दक्षिण में पश्चिम में इनकी बड़ी शक्ति विस्तारित थी। लेकिन उत्तर के मामले में तुमको क्या पड़ी थी दखल देने की? क्या चाहिए उत्तर में तुमको? सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए साहब हमको। बर्बाद हो गए। आदमी प्रतिष्ठा के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, और प्रतिष्ठा के लिए सब बर्बाद कर दिया अपना तुमने। तुम वैसे भी नहीं, मतलब बीच में स्थिति आई कि उसने यहां पर कन्नौज पर नियंत्रण भी कर लिया राष्ट्रकूटों ने एक बार। नहीं, जब तुमको फिर दक्षिण ही जाना है तो नियंत्रण क्या करने के लिए करते हो? फिर यहां पे विरोध हो गया। जो स्थानीय यहां के शासक, उन लोगों ने माहौल को बिगाड़ दिया, फिर सत्ता पलट गई, बाद में सब कुछ बर्बाद कर लिए लोग। अगर एक मैत्री कर लेते तीनों तो 200 साल तक जितना इन्होंने अपने संसाधनों की बर्बादी किया, चाहे आर्थिक संसाधन हो, चाहे अपने लोगों का मानव संसाधन हो, वो संसाधन किसी और दिशा में मुड़ सकते थे, लेकिन नहीं मुड़ पाए। कभी कभी अभिमान की आग में व्यक्ति सबको जलाकर मार देता है, जैसा अभी दुनिया में चल रहा है। हमको तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुतिन को गुस्सा ना आ जाए, और पुतिन को गुस्सा आ जाता है तो किसी की सुनता नहीं है, फिर वो बहुत नाराज हो जाते हैं पुतिन। फिर 4000 परमाणु हथियार है रूस के पास, एक चल जाएगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आईएस भी खत्म, सब खत्म। भाई जिस हिसाब से उसके ऊपर हमला हो रहा है, और पश्चिमी देश बस खाली यही कर रहे हैं, यूक्रेन को चढ़ा रहे हैं, हम हैं पीछे से, तुम लड़ो। अरे तुम समझ नहीं पा रहे, विश्व युद्ध खड़ा हो जाएगा फिर। किसी
भाई अगर जो है यूक्रेन को बहुत सारे देश, पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, लेकिन लड़ने कोई नहीं जा रहा। आप देखिए, मतलब ये नीति देखिए आप, हम सपोर्ट आपका करेंगे लेकिन हम आपके साथ अपने सैनिक नहीं उतारेंगे। क्यों भाई, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो सैनिक उतार दो। और रसिया इसी का इंतजार कर रहा है, उतारो तुम सैनिक, फिर तुमको हम बताते हैं। अभी कई लोग मर गए, आज सवेरे ही बमबार्डिंग हुई है बहुत दबा के। पुतिन ने कहा कि यार थोड़ा सा रगड़ दो, आज अपने आप समझ में आ जाएगा इन लोगों को कि हमारे ऊपर हमला करा रहे हैं। इसमें सारी चीज अमेरिका की है। विश्व में अमेरिका कभी भी रशिया को उठने नहीं देना चाहता है और रशिया को अलग थलग करके रखना चाहता है। और ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चल रहा है इतने समय तक। वो किसी को नहीं चाहता, लेकिन ऐसे जो देश जो उसके लिए भी, अब रशिया की ये स्थिति है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये स्थिति है विश्व की। और ये केवल पूरे विश्व के लिए खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लग रहा है, यूक्रेन के ऊपर जो हमला चला है पूरे विश्व के ऊपर मामला गर्म हो जाएगा। अगर अमेरिका और अन्य शक्तियां कूद गई यहां युद्ध में तो यह युद्ध वैश्विक युद्ध हो जाएगा, तुरंत महायुद्ध में बदल जाएगा। और जब कोई ऐसा देश जो बड़ा शक्तिशाली हो तो पीछे हटेगा नहीं, फिर वो कहेगा ठीक है, जब बर्बादी ही सही तो बर्बादी ही सही, लो एक अटैची है लाल रंग की पुतिन के पास, खोल देगा अटैची, काम खत्म सबका। आपने किया कुछ नहीं, फिर गिलास तोड़ा 12 आना, आपकी कोई गलती नहीं, अपराधी हम भी हो गए, आप भी हो गए। देखिए, इसीलिए वैश्विक मामलों के जानकार बताते हैं कि जो मामले बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, इस समय अब विश्व के देशों को इस पे काम करना चाहिए कि बैठ के समझाएं दोनों पक्षों, अरे यार क्या चल रहा है। और लगातार वार्ता चल रही है। तो जब आप पढ़ते हैं तो अपना दिमाग सब एरिया में खोल के रखिए। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब मैं पढ़ाता हूं इसी तरीके से जोड़ जाड़ पढ़ाता हूं। तो ये तरीका आपका होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि राजपूत काल की विशेषता क्या है। इतनी बात हो गई, अब थोड़ा सा राजपूत काल की विशेषता आपको बताते हैं कि राजपूतों की क्या विशेषता है। राजपूत काल लगभग भारत में 750 से लेकर 1206 तक का जो समय है वो राजपूत काल का है। अभी मैंने आपको बताया ही था। यहां पर आप देखेंगे कि जमीन का दान खूब राजपूतों ने किया। क्या किया? जमीन का दान। अब आप एक बार बताओ, जमीन का दान किसको मिलेगा? क्यों दे रहे हैं? क्या इनको बड़ा मन करता है देने का? इन्होंने कहा कि ऐसा है हुजूर, आपने हमको क्या, हमने आपको क्या से क्या बना दिया? क्या एक आप हमको छोटा सा गांव भी नहीं दान देंगे? राजपूतों के अंदर ये बड़ा है कि आपने पैर छू लिया किसी राजपूत, एकदम प्रशंसा से फूल गया, दे दिया, गांव का गांव दे दिया, बांटना शुरू कर दिया, गांव बांट दिए। और गांव बांटे तो ठीक बांटे, लेकिन गांव के साथ अधिकार भी दे दिए ब्राह्मणों को, प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, सारे अधिकार। अरे भाई ये क्यों किया? ये खतरनाक था। फिर ब्राह्मण वहां पे अपना महंत बन गए, मंदिर को ये सिस्टम वो सिस्टम, गांव को पूरा फैला दिया अपने सिस्टम में। और इस समय से आप देखेंगे कि 750 से 1200 तक का जो समय है भारत में, वो जबरदस्त कर्मकांड का समय है। शिक्षा उच्छा सब खत्म हो गई, कोई शिक्षित नहीं, अशिक्षित आदमी को जो बताएंगे वही मानेगा आपकी बात। तो यहां ये चीज आपको दिखाई देगी कि जमीन का दान आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और वो दान एक वर्ग विशेष को मिल रहा है। और क्या है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देगी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, लेकिन शासक जो होगा वो शक्तिशाली नहीं होगा। क्या होगा? शासक। राजपूत काल की विशेषता क्या है? शासक
शक्तिशाली नहीं। शासक शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि शासक शक्तिशाली होता तो ये राजपूत ही क्यों आते, ये सामंत ही क्यों आते। ठीक है, एक केंद्र होगा, केंद्र में एक राजा होगा और एक मंत्री होगा, जो मंत्रियों का समूह, राजा प्लस मंत्री का समूह। जैसा स्ट्रक्चर आपको इसके पहले भी देखा था आपने। इसके अलावा आपको प्रांत दिखाई देंगे, इसके अलावा आपको कमिश्नरी दिखाई देगी। कमिश्नरी का मतलब क्या होता है, जहां पर 2-3 जिले होते हैं उससे बनती है कमिश्नरी। जब आप आईएएस बनेंगे तो पहले आपको एक जिला मिलेगा, वहां के आप डीएम बन जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे कमिश्नर, और फिर आप जब सीनियर आईएएस होते हैं तब आपको मिलती है ये बातें। उसके बाद आपके पास एक पूरी कमिश्नरी होती है जहां पर 3-4 जिले होते हैं जिनको देखना होता है। उसमें आपको डीएम रिपोर्ट करता है कि हाँ ये चीजें कैसे चल रही, सीनियर आईएएस। तो यहां पर आपको ये भी दिखाई देता है कमिश्नरी, और उसके बाद फिर जिला, और फिर गांव। आज भी यही सिस्टम है, आज भी सिस्टम यही है, कमिश्नरी, जिला, फिर ग्राम। अब इस समय की एक खास बात है, एक नया शब्द, सामंतवाद। सामंतवाद, इस काल को सामंतवाद भी कहते हैं, राजपूत काल, सामंतवाद काल। सामंतवाद या सामंत क्यों बने, क्योंकि ये जो राजा था उसको लगता था कि हम अपने अधिकारियों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हम कुछ दे दें इसको। राजा के द्वारा जब दान किया गया कुछ, और जो जमीन का हिस्सा जो अलग अलग लोगों के पास आया, और जब राजा कमजोर हो गया तो वो लोग वहां पर अपने आप को स्थापित कर पाए। तो सामंतवाद की शुरुआत क्यों होती है, दान के कारण। दान के कारण आपको सामंतवाद दिखाई देता है, जो दान शुरू हुआ। और ये दान अगर आप देखेंगे, राजस्व का भी दान दिया जाता था, उस पूरे जो इलाके के लोग हैं उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था का भी दान दिया जाता था। और आप देखेंगे ये दान किसको किसको मिलता था, तो राजा दान देता था मंदिरों को, राजा दान देता था ब्राह्मणों को, राजा दान देता था, इसके अलावा अगर आप देखें तो व्यापारियों को, और राजा दान देता था अधिकारियों को। सबको राजा दान देता था। भाई राजा क्यों राजा है, क्यों राजा सब कुछ देने वाला है। और इस समय हमको यही दिखाई देता है कि यहां पर जो कुछ भी है वो दान से जुड़ा हुआ है। दान एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखेगी। राजस्व था, अब जैसे मान लीजिए इनको ऐसे समझिए कि आपको हिस्सा मिल गया, आपको हिस्सा मिल गया, आपको यहां के राजस्व का भी अधिकार मिल गया, तो यहां तो राजा खत्म होगा ना। राजा तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, राजा ने अपनी कब्र खुद से खनी है। सामंतवाद अगर आप देखेंगे, ये जो काल है ना, राजा खुद से अपने आप को बर्बाद किया। क्यों ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। भारत एक देश है, अगर यहां राजस्व नहीं आएगा भारत नहीं चल सकता। देश को चलाना राजस्व चाहिए, इसीलिए सरकार हमेशा कहती है अपना टैक्स जमा करिए, अपना टैक्स जमा करिए, अपना टैक्स जमा करिए। और जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं उनको ढूंढ रही है कि तुम्हारा कितना इनकम है, जल्दी टैक्स में आओ, जल्दी टैक्स में आओ। हर चीज पे टैक्स है।
चाहे आप कोई भी काम करो, हर चीज में टैक्स है। तो यहां समझना पड़ेगा कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसका एक खास असर है। इसीलिए पूर्व मध्यकाल में भारत में व्यापार वाणिज्य सब कुछ खत्म होने लगा। एक दो पॉइंट लिखो इसमें। सामंत उद्भव कैसे हुआ सामंत का? दान के कारण। हाँ, उसका यहां पे मैंने विस्तार किया है। वो दान मंदिरों को मिलता था, ब्राह्मणों को मिलता था, व्यापारियों को मिलता था, अधिकारियों को मिलता था। और ये जो अधिकारी हैं इन्हीं को ही सामंत कहा गया। ठीक, पॉइंट बनाओ। पूर्व मध्यकाल में हमें राजनीति का स्वरूप, पूर्व मध्यकाल में हमें राजनीति का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी दिखाई देता है। सामंतवादी दिखाई देता है। इस समय हमें कई राजपूत शासकों की जानकारी मिलती है। किन राजपूत शासकों की जानकारी मिलती है, किंतु इस समय प्रशासन विभिन्न सामंतों के माध्यम से चलता हुआ दिखाई देता है। विभिन्न सामंतों के माध्यम से चलता हुआ दिखाई देता है। अब क्या होता है सामंतवाद? अगला पॉइंट बनाओ। अभी एक क्लास में मैंने जो है केवल जो समझा के छोड़ दिया, तो कुछ बच्चे जो तेज थे उनको सब समझ में आ गया। हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा तेज होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लो होते हैं। तो जो लो थे उन लोगों ने कहा कि सर आप नहीं लिखा है, वही हम लोग के लिए तो आधार था, वो भी उससे भी हम वंचित रह गए। समझा दिया, बड़ा मजा आया सर, ये लोग बोले कि सब अच्छा अच्छा है, ये लोग हम लोग को बहका दिए। अब सर आंसर लिख रहे हैं तो लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। अभी हम कल एक क्लास ले रहे तो वहां बच्चों ने बताया, हम कहे सर जरूर लिखा दीजिए कुछ, पता चलेगा कि सब काल हो गया, समझ लिया ब्लैक बोर्ड पे, उसी फ्रेम कर लिए, काम खत्म। हमने कहा यार ये भी सही है। इसलिए मुझे अभी मैंने हिंदी साहित्य में भी देखो बहुत लिखाना शुरू किया, इसमें भी कि थोड़ा थोड़ा आपके पास जैसे कोई काल पड़े तो कुछ चीजें आपके पास हों, पॉइंट्स। अच्छा, इससे दो फायदा है, लिखना कैसे वो भी पता चलता है। ये फ्लो ऐसे ही होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्लो का तरीका है। अगला पॉइंट बनाओ। सामंतवाद एक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामंतवाद एक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का रूप है, जिसके तहत व्यवस्था का रूप है जिसके तहत जब केंद्र कमजोर होता है, जिसके तहत जब केंद्र कमजोर होता है तो सामंत अलग अलग हिस्सों में मजबूत होते चले जाते हैं। जब केंद्र कमजोर होता है तो सामंत अलग अलग हिस्सों में मजबूत होते चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां बैठा है राजा,
यहां बैठा है सामंत और यहां बैठे हैं किसान। जब राजा मजबूत होगा तो सामंत जो है इसको टैक्स देगा और इसकी बात मानेगा, और जब राजा कमजोर होगा तो सामंत जो है इसको टैक्स देना बंद कर देगा। क्या करेगा? बंद कर देगा। और जब टैक्स देना बंद कर देगा तो यहीं पे अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे सामंत उभर के सामने आएंगे। ये बड़ा काम का फिगर है। ऐसे ही मामला होता है। कोई किसी की बात तब तक मानता है जब तक उसको लगता है कि हमारे ये काम का है, या भय से मान ले। भय से ही तो आधा काम होता है। तुलसीदास कहते हैं कि बिना भय के प्रीति होती नहीं। भय के बिना कभी प्रीति हुई नहीं है। इसलिए राम को लक्ष्मण जी बहुत चढ़ाते हैं कि आप क्रोध करिए, आप क्रोध करिए। राम कहते हैं नहीं नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे। राम आदर्श हैं। मैं अक्सर आपको बताऊं, राम आदर्श हैं, कृष्ण जो यथार्थ है। कृष्ण हंसते हुए भी मार देंगे, हंस रहे मार दिए। कृष्ण का ये नेचर है। गलत को बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं करते, वो यथार्थ बात करते हैं। और आज की डिप्लोमेसी में, जो भारत की डिप्लोमेसी है, जो विदेश नीति, उसमें कृष्ण ही छाए हुए हैं। आपकी कूटनीति में केवल उनका ही चल रहा है सिक्का। अमेरिका में यही गीता पढ़ाई जा रही है वहां के मिलिट्री को। कुछ तो खास बात होगी इसमें, तभी तो पढ़ाई जाती है। इसको पढ़ने के बाद आदमी का एकदम जो विवेक बिल्कुल काम करने लगता है, एकदम सही काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं। कर्म करने का यही नियम है कि हम कर्म से बंधे ना और कर्म कर लें, फल की चिंता ना करें। अक्सर बच्चे तैयारी करते हैं आईएएस बन के ही मानेंगे, इतना फल का चिंतन कर देते हैं कि कर्म ही नहीं कर पाते। 90% बच्चों से यही समस्या है। फल, आज आईएएस बनूंगा तो क्या करूंगा। अरे बनोगे तब क्या करोगे, अभी से क्यों सोच रहे हो? अभी तो रास्ते में हो, ये सोचना मना है अभी तुम्हारा। अभी तुम रास्ते में, अभी ये सब मत सोचो। ये जितना सोचोगे उतने ही लक्ष्य से भटक जाओगे। अब ये सोचो कि मंजिल कहां है, मंजिल वहां है, उसके लिए क्या हमको चाहिए। अभी आप उस रास्ते पर चल रहे हो जिस रास्ते पर चलने के लिए कई संसाधन जुटाने होंगे, कई बाण रखने होंगे, कई अग्नि बाण चलाने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम का पहला लेयर फूटेगा। तिलिस्म है ना यूपीएससी, और तिलिस्म को वही जीत सकता है जो सिंदबाद जहाजी बनेगा, जिसके पास अपनी तलवार होगी बढ़िया। हर आदमी नहीं करता। इसीलिए देखो, मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि आप खाली एक समय, एक मिनट आपके पास नहीं है फालतू। लोग बात करके, चाय पी के, हम जब जहां निकलते हैं तो लोग को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो यहां इस बात का ध्यान रखना है आपको। सब अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। जो जितना आगे बढ़ेगा वही आगे फिर उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता तुम ही अपने आप को दिलाओगे। तो यहां आपने देखा कि विभिन्न सामंत अपने अपने इलाकों में जब मजबूत हुए, कब? जब राजा कमजोर हो गया। और राजा का कमजोर होना भारत में सामंतवाद के आने का संकेत है। भाई ऐसी व्याख्या मत करिएगा। वर्तमान के जो पूंजीपति हैं वो सामंत तो व्यापार वाणिज्य को करने ही नहीं देते थे। अलग अलग हिस्से में जो सामंत थे उन्होंने व्यापार को बंद करा दिया। तो उन्होंने कहा हमारे राज्य में तुम्हारा सामान नहीं आएगा, तुम्हारे राज्य में हमारा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि विरोध था, लड़ाइयां चल रही थी। जब ऐसे समझो, इन्होंने पूछा क्यों? जब अलग अलग हिस्से में सामंत आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी की नहीं पटती है, तो व्यापार किस बात के लिए होगा? भारत पाकिस्तान के बीच में बड़ा अच्छा व्यापार हो सकता है, नहीं हो सकता? बताओ। लेकिन नहीं होता, मरा जा रहा है वो, हम उसको सामान नहीं देते।
हमको वहां देना आसान है क्योंकि वो हमारे नजदीक है बॉर्डर, हमारी चीजें आराम से पहुंच जाएंगे। हम भेज कहाँ रहे हैं? मध्य एशिया, यूरोप, भेजने में उतनी हमारी कॉस्टिंग लग रही है, हम अपने आसपास नहीं दे रहे। अविश्वास बना हुआ है। अभी देखिए एक जो मीटिंग होनी है गोवा में, उस मीटिंग में पाकिस्तान के आने की संभावना है, लेकिन भारत ने पहले ही मना कर दिया कि हम उसमें नहीं बात करेंगे आपसे। एससीओ की मीटिंग है कि हम बात नहीं करेंगे वहां पे। इतनी नाराजगी चल रही कि कोई बातचीत नहीं होने, हमारे देश में आ रहे हैं तब भी। तो यहां समझना पड़ेगा कि जब अगर सामंत या आपसे में लड़ रहे हैं, इनका मामला कुछ नहीं है, ये केवल ये कह रहे हैं कि तुमको हम पसंद नहीं करते, तुम देखने में बहुत दुष्ट दिखाई दे रहे हो, तो हम लड़ाई करेंगे तुमसे। राजपूत आपस में लड़ते थे, लड़के मर गए और खत्म कर दिया देश पूरा। और ये कहते कि भाई सारे लोग मिल के जो है हम लोग एक बढ़िया मजबूत राज्य बनाएंगे, तो भारत की स्थिति कुछ और होती। नहीं बनाए, कहें मरना बेहतर है। 12 बरस लोग कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। 12 साल तक कुत्ता और 13 साल तक सियार, 18 साल तक छत्री, उसके बाद अगर छत्री जी रहा तो जीना उसका बेकार। खत्म हो गए छत्री इसी में। और ये बात ब्राह्मणों ने कही, बहुत सही लगा लगा के कहा एकदम। आईएएस तो मान ली बात कीजिए, 18 के बाद वैसे भी नहीं जी सकते। नहीं जो सुना, अगला पॉइंट बनाओ। इन परिस्थितियों के कारण अगला पॉइंट इसी में ही, इन परिस्थितियों के कारण एक बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। एक बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। नगरों का पतन हुआ और मुद्रा के स्थान पर नगरों का पतन हुआ और मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय की प्रणाली शुरू हो गई। बताइए, भारत मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय, हमसे ले लीजिए गेहूं और बदले में दे दीजिए नींबू, हमसे ले लीजिए चावल और बदले में दे दीजिए आलू। खूब गांव में दिखता है। वस्तु विनिमय की प्रणाली शुरू हुई और एक लाइन और लिख दो, फिर समझा रहा। और आत्मनिर्भर गांव का विकास हुआ। आत्मनिर्भर गांव का विकास हुआ। इन्होंने कहा ऐसा है सामंत, देखिए सामंत की सोच क्या है। सामंत ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन तुमसे व्यापार नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। ये भारत, अब सोचिए कितना बड़ा भारत का जो व्यापारिक डेवलपमेंट था, अब मध्य एशिया, चीन, रोम के साथ व्यापार करने वाले अब देखिए कूप मंडूक लोग आ गए। इनको कुछ नहीं पता है। अरे तुम आदिम जमाने की व्यवस्था शुरू कर दी वैदिक काल की, कि एक सामान दे के दूसरा सामान लेना। यही तो हमने 600 BC से, इसी से तो अपने आप को आगे बढ़ाया था। हम आगे जा रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं? ये तो घोड़ा पीछे को भाग रहा है। ये है राजपूतों का काम। अब राजपूत नाराज होते हैं, कह देते हैं कि सर ये भाई बात है तो कहनी पड़ेगी। आप एक सिस्टम लेकर आते, आप इतिहास थोड़ा पढ़ लेते, कल्हड़ की राजतरंगिणी भी थोड़ा पढ़ लेते, तो आपको पता चलता कि कुछ भारत में हुआ था इसके पहले। निजी स्वार्थ इतना ज्यादा हावी कि हमारा राज्य, बस उससे ऊपर कुछ नहीं। इसीलिए भारत में एक बंद अर्थव्यवस्था बनी, कोई व्यापार नहीं। न तो हमारे देश में आओगे न हम तुम्हारे देश में आएंगे। सब छोटे छोटे देश थे। और यह कहा गया कि हर गांव अपना आत्मनिर्भर बनेगा। तुम आलू उगाओ, तुम चना उगाओ, तुम ये उगाओ वो उगाओ, अपना वस्तु विनिमय।
सिक्का उक्का खत्म हो गया, लोग भूल गए सिक्का उक्का। जब नहीं कुछ भाई अगर आपने व्यापार नहीं किया तो कोई पैसा नहीं आएगा। और इस समय पूर्व मध्यकाल में, सामंतवाद के काल में, राजपूत काल में, तीनों का मतलब एक ही है। इस काल में आप देखते हैं तो भारत से बड़े पैमाने पर हमें हास दिखाई देता हर सेगमेंट पे, चाहे वो इकोनॉमिकल एरिया हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो नगर हो। नगरीय केंद्र टूट गए, कोई नगर में पहुंच ही नहीं रहा है, खत्म हो गया नगर भी। तो आपने लिखा कि नगरों का पतन होने लगा। नगर तब चलते हैं जब नगर में वस्तुएं पहुंचे। अब ये कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं जाने देंगे। किसान कहा हम जाके शहर में अपना गेहूं बेचेंगे, तुरंत सामंत पकड़ लिया, कहां जा रहा है? कहे गेहूं बेचने। कहे चलो यहां पे पहले पैसा रखो ना, एक बोरा गेहूं रखो। कहे साहब 2 ही बोरा तो है, एक रख देंगे तो एक ही बेचने के लिए, शहर क्या करने जाएंगे, तो हम यहीं पे ना बेच देंगे, अपना जो भी सामान से सामान ले लेंगे। ये व्यवस्था हमें दिखती है यहां पर। आ रहे हैं। इसके अलावा समाज में कई रूढ़ियां दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट लिखो। इसके अलावा समाज में कई रूढ़ियां दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए धर्म का प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ने लगा। उदाहरण के लिए धर्म का प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ने लगा। इसके अलावा स्थानीय भाषा, साहित्य के स्तर पर भी हमें असर दिखाई देता है। स्थानीय भाषा और साहित्य के स्तर पर भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। देखिए, जब एक ही जगह आप बैठेंगे, एक ही जगह रहेंगे, तो जो आपकी भाषा है, स्थानीय भाषा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। स्थानीय भाषा का डेवलपमेंट कब होगा? जब स्थानीय संस्कृति विकसित होगी। तो स्थानीय संस्कृति सामंतवाद की एक विशेष अभिलक्षण में आती है कि स्थानीय भाषा, साहित्य, स्थानीय स्तर के जो साहित्य हैं, जो भाषाएं अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए पंजाबी भाषा हो गई, बंगाली भाषा हो, जो स्थानीय स्तर पे जो चीजें, उनका विकास दिखाई देगा इस समय। सामंत जहां जहां जिन इलाकों में रहते हैं, उन भाषाओं का डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये डेवलपमेंट जब होगा तो आप देखेंगे कि आपको चीजें भी अलग से दिखेंगी। धर्म के स्तर पर क्या रूढ़ियां आएंगी? जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो उसके ऊपर धर्म हावी हो जाता है। पहले लोग कहते थे कि अगर कोई बीमारी किसी को फैल गई तो वो भी धर्म का ही हमारे ऊपर प्रकोप है, भगवान नाराज चल रहे हैं, इसलिए बीमारी फैला है गांव में। तो पुरोहित समझा दिया कि वो बीमारी कैसे जाएगा। कहे कि उसके लिए हमारे पास तरीका है पुस्तक में, आज शाम को तुम सब इकट्ठा होकर आओ। शाम को लोग पहुंचे कि पुरोहित जी बताइए कैसे बीमारी जाए। कहे कुछ नहीं, फलाने के पास 2 काला बकरा है, लेकर आओ, वो देवी के पास चढ़ेगा, पहले वो प्रसाद है, चढ़ गया प्रसाद। ये इस तरीके से धर्म चल रहा है। और इस समय धर्म की रूढ़ियां और कस गई, बेड़ियां और चढ़ गई। आम आदमी किसी कुछ पता नहीं है, कभी जो लड़के की तबीयत खराब हो रही, कभी लड़की की तबीयत खराब हो रही, कभी कुछ हो रहा है, और तुरंत और किसी के पास नहीं जा रहे, ना तो डॉक्टर है ना वैद्य है, वो सीधे पुरोहित के पास, मंदिर, पुरोहित जी झाड़ दीजिए इसको थोड़ा, जो है निकाला बाबा ने जो विभूति और एक नींबू काट के फेंक दिया ऊपर, कहा चलो ठीक हो गया, आज से जाओ, एक बोरा अनाज रख देना ला के शाम को।
काम चल रहा है, व्यवस्थाएं चलने, कोई रुक नहीं रहा है। पैसा खत्म हो गया कोई बात नहीं, सामान दूध दही मलाई जो बढ़िया चीज है वो बाबा के पास, ट्रांसफर। सामंतवाद आए चाहे जो काल आए, इनको कोई समस्या नहीं हुई। इस समय आपने देखा कि मंदिरों को खूब दान मिले, इस समय आपने देखा कि जो ब्राह्मण है उनको खूब दान मिले। सबसे ज्यादा तो मलाई इस समय यही लोग काट रहे हैं, और कौन काट रहा है। और बाद में बर्बादी जब हो गई सब, जब दिल्ली सल्तनत स्थापना हुई तो ये लोग भागे भागे फिरे, खत्म हो गया सब कहानी इनका। अब नहीं कोई किसी को समझाता। तो मैं दिल्ली सल्तनत आपको मध्यकाल पढ़ाऊंगा, आपका जो है वो दिमाग खुल जाएगा, आपको लगेगा यार एकदम सही हो रहा है जो हो रहा है। बलबन तो कहता है मैं देखता हूं नीचे लोग के, नीचे कुल के लोगों, मेरा खून गर्म हो जाता है। बलबन ने कहा मैं निम्न कुल के लोगों को देखना पसंद नहीं करता हूं, मेरे खून में गर्मी आ जाती है। सब पूछा गया ऐसा क्यों, और वो खुद निम्न कुल का था। बड़ी समस्या इस बात की है कि वो खुद निम्न कुल का है और वो ये बात कहता है, क्यों? क्योंकि वो उसे शासक बना है, राजा बना है, और राजा अपने आप को कभी भी निम्न कुल का घोषित नहीं करता है। कहता है मैं जिल्ले इलाही हूं, उसकी एक उपाधि थी जिल्ले इलाही। जिल्ले मतलब ईश्वर की मैं छाया हूं। और उसने अपने आप को ईरान के आपसियाब वंश से जोड़ दिया। ऐसे मैं ईरान के वंश से आता हूं, आपसियाब वंश। भारत वर्त के चक्कर में नहीं मैं पड़ता। तब आप देखेंगे कि ये चीज यहां पर है। राजपूतों के पास भी वैधता उस तरीके से नहीं थी, ब्राह्मणों ने वैधता दिया और ब्राह्मणों को खूब दान मिला। उससे उनको फायदा क्या हुआ? उससे उनकी व्यवस्थाएं जो हैं बढ़ती चली गई, धार्मिक शिकंजा कसता चला गया, अशिक्षा बढ़ती चली गई, और देश के अंदर कई समस्याएं जन्म लेती गई। अगला पॉइंट बनाओ, भारत में सामंतवाद क्यों आया? भारत में सामंतवाद क्यों आया? पहली बात, भूमि का अनुदान। भारत में सामंतवाद के आने का कारण क्या है? पहला पॉइंट, भूमि का अनुदान। भूमि का अनुदान मतलब भूमि का दान। अनुदान मतलब क्या होता है? किसी को दान देना, भूदान करना, भूमि का अनुदान। दूसरी बात, जिसे अनुदान दिया गया, अगला पॉइंट बना के लिखना, जिसे अनुदान दिया गया उसे राज्य द्वारा शक्तियों का भी हस्तांतरण कर दिया गया। जिसे अनुदान दिया गया उसे राज्य द्वारा शक्तियों का भी हस्तांतरण कर दिया गया। हस्तांतरण मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, हस्तांतरण कर दिया गया। तीसरी बात, दान को पुण्य से जोड़ दिया गया। देखिए अगला पॉइंट बनाओ, दान को पुण्य से जोड़ दिया गया। अब ये कौन काम करेगा? पुरोहित ने कहा कि दान करना पुण्य है जजमान, कहां तुम पड़े हो? स्वर्ग का चक्कर काटना है तो पुण्य करना पड़ेगा, और वो पुण्य होगा दान से। और सबसे बड़ा दान जो महादान है वो जमीन का दान। सब जमीनें खींच लिया अपने पास, आप देखेंगे खूब दान मिला इससे इनको। तो लिखिए थोड़ा एक लाइन, पुण्य की अवधारणा में परिवर्तन करके, पुण्य की अवधारणा में परिवर्तन करके नए मानक बनाए गए, नए मानक बनाए गए। पुण्य की अवधारणा में परिवर्तन करके नए मानक बनाए गए। जैसे इस काल में भक्ति और यज्ञ के स्थान पर, इस काल में भक्ति और यज्ञ के स्थान पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म, इस काल में भक्ति और यज्ञ के स्थान पर
सबसे बड़ा पुण्य कर्म भूमि दान को बताया गया। सबसे बड़ा पुण्य कर्म भूमि दान। पहुंचे राजपूतों के पास पंडित जी, कहा कि ऐसा है सिंह साहब, महाराज आप देखिए क्या है, आपको हमने सब कुछ दे दिया, लेकिन इसी दुनिया तक तो आपको जीना नहीं है, आपको लोक भी जाना है। लोक भी बनाइए, परलोक भी बनाइए, और परलोक बनाने के लिए हम आपके साथ खड़े, हमारा साथ आपका विकास। और अगर हमारा साथ आपको चाहिए तो एक काम करिए, पुण्य के लिए वो हमें आप नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना, वो जमीन आप हमें नहीं दे रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि जिसको जो कुछ मिलता है वो कभी उस चीज को स्वीकार उस तरह से नहीं करता। उन्होंने कहा ये हमें आप नहीं दे रहे हैं, ये अपना बना रहे हैं, अगर भाग्य बनाना हो तो जमीन दीजिए। राजपूत ने कहा अरे यार ये तो एकदम सही चीज है, दोनों हाथ में लड्डू, दे दो जल्दी जल्दी दान, क्योंकि पुण्य भी चाहिए इनको, और वहां पे जो स्वर्ग भी चाहिए, और स्वर्ग में वही इंद्र वाला आसन चाहिए जहां पे केवल मदिरा चलती, डांस चलता। अब ये सब लालच देकर सब दान वान हुआ खूब, तो समझना पड़ेगा ये चीज। कल इसके आगे बात करेंगे समाज में, और फिर हम लोग समाज में थोड़ा लिखेंगे, और फिर पूर्व मध्यकाल की अर्थव्यवस्था देखेंगे, वहां का धर्म देखेंगे, ठीक है। और इसी समय एक तंत्र संप्रदाय आएगा, तंत्र संप्रदाय वही देवी वाला, फिर बताऊंगा। अब वही सब खेल होगा, किसी के ऊपर भूत आएगा, किसी भवानी आएगा, कोई उसके ऊपर कुछ फेंकेगा, कोई लाल मिर्चा चला देगा। अब ऐसे ही भारत में सब होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं नहीं पढ़े लिखे, और ये जो बाबा लोग का सिस्टम खूब बढ़िया काम करेगा, और ये सब काम तब खत्म होगा जब यहां दिल्ली सल्तनत स्थापना होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।